आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिकु ॿीहर बि अवां जे लाइ हिकु ॿियो लेक्चर खणी आयो आहियां तव्हांजी दुआनि सां गॾु। ठीकु है। अॼु जेको मुंहिंजो टॉपिक आहे उहो आहे मतिलबु इम्यूनोलॉजी जे बारे में आहे। मतिलबु इम्यूनोलॉजी छा, मतिलबु इम्यून सिस्टम छा हूंदो आहे, हुनजा कहिड़ा फैक्टर, हुनजा टाइप्स हूंदा आहिनि ऐं हुनजा कीअं मतिलबु उहे कमु कंदो आहे। ठीकु है। सबसे पहले आपको मैं इम्यून सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम होता क्या है और उसमें किस तरह का वर्क करता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन। मतलब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक ऐसा कुव्वत मुदाफ़ित रखता है जिसमें हमें किसी वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करती है। मतलब उसको बॉडी के अंदर रोकने से बचाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई वायरस इंटर होना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले तो उस वायरस को क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। पहले इम्यून सिस्टम कहेगा कि पहले मुझसे लड़ो, फिर आप अंदर जा सकते हो। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन, मतलब एबिलिटी रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंजाई भी, टीसी वगैरह। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं इम्यून सिस्टम की इम्यूनोलॉजी। और ये हमारे बॉडी को किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है लाइन ऑफ डिफेंस में। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट बेसिकली बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर हर जगह पे आप देखते होंगे। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये भी इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होता है। और स्प्लीन जो होता है वो भी मतलब इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है। और थाइमस जो थाइमस जहाँ पे जो बनती है बोन मैरो में, वो भी इम्यून सिस्टम का क्या होती है, कंपोनेंट होती है। और उसके बाद जो है बोन मैरो, जहां आपके यहाँ पे घुटनों में होती है, बोन मैरो बनती है, वो भी इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होती है। और उसके बाद दो टाइप्स है इम्यून सिस्टम के। एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म शुरुआत मतलब प्रोसेस से होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम से इन्नेट इम्यूनिटी होता रहता है प्रोसेस। ठीक है। और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है जो मतलब एक्वायर्ड थ्रू द लाइफ, मतलब लाइफ के दौरान अगर वो मतलब जितना इंसान की जिंदगी होती है उतनी तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी चलती है। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करता। ठीक है। और उसमें इन्नेट इम्यून सिस्टम के दो फैक्टर होते हैं, एक फिजिकल और केमिकल बैरियर, और तीसरा जो है इन्फ्लेमेशन भी फैक्टर होता है। फिगोसाइटोसिस भी करता है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी होते हैं और फेवर भी होता है, और उसके बाद रैपिड प्रोसेस होते हैं। ठीक है। जो फिगोसाइटोसिस आप देख रहे होते कि हमारे बॉडी के अंदर जो लाइसोसोम होता है ना, उसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपने ही सेल को खुद डाइजेस्ट करते हैं, खुद अपने सेल को बस्ट करते हैं और वो सेल को खुद खाते हैं। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह वर्क कर रहा है, इन्फ्लेमेशन भी बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी बताऊंगा किस तरह वर्क कर रहा है आके। ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपको मैं बताना चाहता हूँ लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे लाइन ऑफ डिफेंस हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लाइन ऑफ डिफेंस तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं कि फिजिकल और केमिकल बैरियर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि अगर कोई पैथोजन इंटर होता है तो उसको उधर से रोकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है कंपोनेंट वो स्किन होता है।
हमारे बॉडी के अंदर ये यहाँ पे जो अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया कोई फंजाई अटैक करता है तो सबसे पहले तो उसी को फिजिकल बैरियर या केमिकल बैरियर आके उसको क्या कहते हैं, अगर वो इम्यूनिटी ठीक है स्किन पे आके वो छिलक पड़ जाता है। आप देख रहे होते हैं कि इस तरह होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है केमिकल बैरियर भी होते हैं, फिजिकल बैरियर भी होते हैं, और म्यूकस एंड सिलिया भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। म्यूकस एंड सिलिया में किस तरह मतलब पैथोजन सिलिया के जरिए किस तरह हमारे बॉडी के अंदर है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले जो है स्किन इज द लार्जेस्ट इंटीग्यूमेटरी ऑर्गन विच शो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके लार्जेस्ट इंटीग्यूमेटरी ऑर्गन विच शो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन हैज अ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर प्रिवेंटिंग पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, ठीक है। स्किन हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल फिजिकल और केमिकल बैरियर किस तरह काम कर, अगर कोई डिजीज आता है तो उसको किस तरह प्रिवेंट करते हैं, उसको बॉडी के अंदर एंटर होने से बचाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सबसे पहले जो है फिजिकल कंपोनेंट हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एपिडर्मस होते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर से बता देता हूँ। एक होते हैं एपिडर्मस होते हैं, ठीक है। एक डर्मस होते हैं, एक हाइपोडर्मस होते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर होते हैं स्किन के, ठीक है। आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड ईयर के बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। ये 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम एपिडर्मस को पढ़ते हैं। एपिडर्मस होता क्या है? These several packed in these epithelial cells, outer layer has dead cell। मतलब एपिडर्मस सेल जो है ना एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मस मतलब एपिथेलियल सेल होते हैं, जो आउटर लेयर उनका होता है वो डेड सेल होता है, जो कंटेन क्या करते हैं इन आइसोलेटेड लेयर ऑफ केराटिन प्रोटीन। केराटिन एक प्रोटीन होती है, उसकी वो लेयर मतलब क्रिएट करता है या उसमें वो बनता है, ठीक है। अदर जो मतलब हमारे बॉडी जैसे हमारे अदर देन इसके हमारे बॉडी की जैसे हम कोई चोट लग जाता है तो उसको चोट लग जाता है तो कुछ दिनों में वो छिलक मतलब वो उस जगह पर दाग लग जाता है कि वो जगह कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते या 5 हफ्ते लगते हैं उसको सूखने में। तो वो अगर वो सूखना उसको बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उसके जरिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं, ठीक है। डर्मस क्या होता है? डर्मस मतलब एपिडर्मस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं, नहीं डर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, फिलहाल आप तो देख रहे हैं कि ये है एपिडर्मस। एपिडर्मस के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो डर्मस होता है, जिसमें ब्लड वेसल से क्या मतलब कंपोज होता है, ठीक है। ये क्या करता है वीक मीडियम, आपने पढ़ा होगा वीक मीडियम क्या होते हैं, वो उसको मेंटेन करता है। और हाइपोडर्मस उसका आउटर लेयर होता है। हाइपोडर्मस मतलब आउटर लेयर होता है, जो बाहरी जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मस कहते हैं, जो एसिडिक मीडियम को मेंटेन करता है, ठीक है। तीसरा जो फिजिकल बैरियर का तीसरा जो कंपोनेंट है वो केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन 2 तरह के होते हैं, 2 तरह की प्रोसेस होता है, एक पास्चराइजेशन होता है, एक सीबम होता है। जो पास्चराइजेशन होता है वो मतलब स्वीट ग्लैंड, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो है जो पगार निकलती है उसको किस तरह मतलब स्वीट ग्लैंड निकलते हैं उसको कन्वर्ट कैसे करता है साल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि इनका जो काम जो पास्चराइजेशन का जो बेसिकली जो काम होता है वो इट कंटेन द पेप्टाइडोग्लाइकोजन। जो पेप्टाइडोग्लाइकोजन जो सेल वॉल में होती है उसको कन्वर्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है सेल वॉल में, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल का जो है पेप्टाइडोग्लाइकोजन उसको ब्रेक डाउन करने हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद सीबम क्या करता है? यहाँ बेसिकली एक पॉइंट मुझे मिस हो गया था कि पास्चराइजेशन में बेसिकली होता क्या है, कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम आके लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, बैक्टीरिया सेल वॉल है ना जो पेप्टाइडोग्लाइकोजन उसको ब्रेक डाउन करता है, हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये इसका काम है लाइसोजाइम का। और तीसरा जो है सीबम क्या होता है? सीबम इज ऑयली लेयर होता है। सीबम इज ऑयली लेयर, जैसे हम कहते हैं फैटी लेयर ऑयली लेयर कहते हैं ना, ये इस तरह सीबम इज ऑयली लेयर होता है जो कंटेन करता है फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड को, ठीक है। ये जो सीबम कहाँ से रिलीज आउट होता है? ये सीबम हम बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड से रिलीज होता है। इसमें कंटेन क्या होते हैं? इसमें फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो पीएच होता है ना,
इनका जो pH जो काम करने की सलाहियत होती है वो 3 से लेके 5 pH होती है। अगर 3 से 5 pH से बढ़ जाए तो वो इनहिबिट हो जाती है, ये जो काम करना इनहिबिट हो जाती है और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से इंटर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूकस एंड सीलिया। म्यूकस एंड सीलिया, सबसे पहले जो है म्यूकस एंड सीलिया। सीलिया जो हमारे बॉडी का जो ये जो हिस्सा है नोज वाला, इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन में मुख्तलिफ तरह के नाइट्रोजन गैस भी होता है, ऑक्सीजन गैस पे सल्फर, मुख्तलिफ किस्म के। आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21% होती है। ठीक है, वो उसमें मुख्तलिफ तरह के गैसेस मौजूद होते हैं। तो उसी सीलिया इधर आप देख रहे होते हैं नोज में छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या काम करते हैं? वो ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। मतलब किसी भी जो चीज़ जाता है ना हमारे अंदर, उसको पहले तो वो फिल्टर करेगा, फिर उसके बाद जो है वो एंटर हो जाता है लंग्स में। ठीक है, ये काम है सीलिया का। ठीक है, और म्यूकस कहाँ पे मौजूद है? स्टमक में मौजूद होता है, जिसमें सीक्रेट क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट करता है गॉबलेट सेल को। ठीक, ये है आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज आप एक नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिली है। और उम्मीद आप सब लोग दुआओं के लिए याद रखना और मेरे लिए दुआ करना, और आप अपनी घर वालों के लिए भी दुआ करना, क्योंकि ताकि आप तक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप तक बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से बना रहा हूं और आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, क्योंकि यही स्टेज होता है। ये स्टेज होता है कि आपको सीखने का और पढ़ने का और हेजिटेशन का। अगर आपको हेजिटेशन होती है तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। आप बेसिकली आप लाखों डिग्री कर लें, 4 साल डिग्री पूरा कर लें, तो आपको बेसिकली आपका हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। बेसिकली अपना हेजिटेशन ख़त्म कर लें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो मुझे ऐसा हेजिटेशन होता था कि मुझे हेजिटेशन इस तरह होता था कि मैं टीचर के सामने आके बात नहीं कर सकता था। जब मुझे किसी एक लड़के ने बताया है कि आप खुद अपनी डेवलप खुद ना करेंगे, जब आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होंगे तो आप अकेले में जाके अपने ही लफ्ज़ों को खुद आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगा। ऐसे नहीं कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है तो आज बस सुबह 10 मिनट में तैयारी करके मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ये ऐसे नहीं होगा। आपको एक चीज़, अगर आपको टीचर प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद अपने बोलने की सलाहियत रखें, तो आप बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तक ज़रूर आया होगा, वरना आपको अभी तक लाखों आप डिग्री कर लें, आप BS भी कर लें, MS भी कर लें, PhD भी कर लें, तब तक आपके पास इल्म नहीं होगा। आपके पास जब हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगी तो किसी भी इदारे में जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे, किसी भी उसमें यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं आएगा। नॉलेज आपको अंगूठा आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी और इंशाल्लाह आगे अगला वीडियो जो है वो आपको मैं एनिमल बायो के हवाले से दूंगा, जो फाइलम्स होते हैं, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।